हेलो एवरीवन, आज के इस नई वीडियो में हम ट्वेल्थ बायोलॉजी का सिलेबस का ओवरव्यू देखने वाले हैं कि ट्वेल्थ में जो बायोलॉजी का सिलेबस होता है उसमें कौन कौन से यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं और उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का। तो आइए हम लोग यूनिट वाइज शुरू करते हैं और उस यूनिट में कितने चैप्टर्स इंक्लूड होंगे उसका ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले ट्वेल्थ बायोलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग 11th में 5 यूनिट तक पढ़ लिए हैं। 5 यूनिट तक अगर हम 11th और 12th को 100% सिलेबस मानते हैं तो 11th में आपको 60% पढ़ना पड़ता है, क्योंकि चैप्टर्स बहुत सारे होते हैं, और 12th में 40% ही सिर्फ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत कम होते हैं। मिला जुला के आपके 15 से 16 चैप्टर होते हैं, जिसमें भी आपको 2-3 चैप्टर एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में से रिमूव कर दिया। हालांकि उस रिमूव चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि बीएससीबी जो हमारा बिहार बोर्ड है वो उस चैप्टर को डिलीट नहीं किया है। उस चैप्टर को हमें पढ़ना पड़ेगा और उसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। टॉपिक वाइज हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और तब जाके हमारा पूरा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आप 12th के सिलेबस को देखते हैं, बायो के सिलेबस को, तो आपके पास सबसे पहला यूनिट आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो 6 यूनिट से चालू होता है। रिप्रोडक्शन में आपका 4 चैप्टर आता है। पहला चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम प्लांट्स में रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और चौथा चैप्टर हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ये हम लोग यूनिट रिप्रोडक्शन वाला देख रहे थे, जिस यूनिट रिप्रोडक्शन में हमें 4 चैप्टर पढ़ने को मिलता है। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। आपको हम बता दें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आप स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे, आप पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे, एंथर के बारे में पढ़ेंगे, फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे चीज़ें जैसे एंड्रोसियम, गाइनोसियम, जो चीज़ें बड़े लेवल पे होती है उसके बारे में। इसके बाद हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, ट्रिपल फ्यूजन पढ़ते हैं, पार्थेनोजेनेसिस पढ़ते हैं, पार्थेनोकार्पी पढ़ते हैं, एपोमिक्सिस कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ मूव करेंगे और हमारा जो लास्ट चैप्टर रहेगा रिप्रोडक्शन यूनिट का वो रहेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन होता है यूनिट। इसमें हम लोग 3 चैप्टर पढ़ते हैं। ये जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है इवोल्यूशन, ये नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि एनसीईआरटी टेक्स्ट में से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम अगर ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो बिहार बोर्ड है वो नहीं हटाया है, वो उस चैप्टर के बारे में पूछता है, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और तीसरा पढ़ेंगे इवोल्यूशन। ठीक, मार्क्स की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन यूनिट से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिट 8 में हम लोग बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर का बात करेंगे, जिसमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें भी 3 चैप्टर पढ़ना होता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, जिसमें हम बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे एसटीडी है, एड्स है, गोनोरिया है, डिप्थीरिया है, आपका टाइफाइड है, मलेरिया है, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, और इसके बाद स्ट्रेटजी फॉर फूड इन्हांसमेंट। स्ट्रेटजी जो है वो हटा दिया गया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से, फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमारा बिहार बोर्ड नहीं हटाया है इस चैप्टर को। इसके बाद जो हमारा यूनिट 9 है वो बायोटेक वाला यूनिट है, जिसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 2 चैप्टर पढ़ने को मिलता है, पहला है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और दूसरा है एप्लीकेशन। 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इसमें से। और जो हमारा सबसे लास्ट यूनिट है यूनिट 10, जिसको हम लोग इकोलॉजी और एनवायरनमेंट कहते हैं, इसमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहला जो चैप्टर इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, दूसरा इकोसिस्टम है और तीसरा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है, और जो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है वो है एनवायरमेंटल इशूज। एनवायरमेंटल इशूज को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। फिर भी हम लोग बिहार बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाला चैप्टर जरूर पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, तो अभी हमने देखा कि कितने सारे यूनिट पढ़ने पड़ते हैं 12th
जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसमें, और इसमें से कौन सा चैप्टर जो है किस यूनिट में आता है और कौन सा चैप्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से हटा दिया गया है। हालांकि जो हटा दिया गया है वो हम पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ही, क्योंकि ये बीएसईबी बिहार बोर्ड के द्वारा नहीं हटाया गया है, ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, क्वेश्चन पैटर्न की अगर बात करें तो क्वेश्चन पैटर्न तो आप लोगों को ही मालूम होगा कि कैसा क्वेश्चन पैटर्न रहता है, फिर भी आप लोग के लिए हम बता देते हैं एक बार कि टोटल मार्क्स जो होता है वो 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और जिसमें 30 मार्क्स जो होता है वो प्रैक्टिकल के लिए पूछा जाता है, तो पूरे 100 मार्क्स का हो गया, जो कॉलेज के थ्रू आपको 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल देना पड़ता है, और 70 मार्क्स का आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन रहता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना टाइम से ही क्वेश्चन का नंबर जो है वो डबल कर दिया गया है, मतलब अगर 35 जो ऑब्जेक्टिव है तो डबल उसका पूछता है, 70 ऑब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें 35 का जवाब आपको देना पड़ता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी डबल कर दिया गया, जिसमें 10 का जवाब, 10 का जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर लिखना होता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी 3 क्वेश्चन आपको लिखना पड़ता है। ये तो था सिलेबस का ओवरव्यू। अब बात आती है कि सर पूरे साल, एक साल जो इस सिलेबस को हम पढ़ते हैं उसमें कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन रखें, तो 2-3 आपको टिप्स में बताऊंगा जिसके थ्रू आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन रख सकते हैं। सबसे पहला टिप्स, अगर इस टिप्स को अगर आप 1 साल तक फॉलो करते हैं तो ऐसा हम बोल सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सबसे पहला टिप्स कि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड किया कीजिए। रेगुलर क्लासेज आप अटेंड करेंगे तो आपका कोई नोट्स में कमी नहीं आएगी। दूसरी बात, जो क्लास में आज पढ़े हैं उसको घर पे जाके आप रिवीजन कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या समझ में आया है और क्या नहीं समझ में आया है। तीसरी बात, आप क्लास में हमेशा एक्टिव रहें और क्वेश्चन एराइज करें। क्वेश्चन एराइज करने से क्या होता है, आपका हेजिटेशन प्रॉब्लम जो होता है वो दूर होता है, और आपके मेंटलिटी जो है वो क्रिएटिव बनता है, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका माइंड थोड़ा और एक्टिव होता है, थोड़ा सोचता है उसके बारे में। कोई टॉपिक, मान लीजिए हम रिप्रोडक्शन वाला यूनिट पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम पढ़ा रहे हैं लाइफ स्पेन के बारे में, या पढ़ा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, या पढ़ा रहे हैं बर्डिंग के बारे में। तो हम पढ़ा रहे हैं, आपका ध्यान हमारी तरफ है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आप अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को नहीं सोच पा रहे हैं, तो फिर आपका जो क्रिएटिव चीज़ होगा वो कहीं ना कहीं लैग करेगा। तो इसीलिए तीसरा आप टिप्स ये याद रखें कि हमेशा जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके बेसिस पे क्वेश्चन एराइज करें, उस टॉपिक से आप क्वेश्चन टीचर से पूछा कीजिए, ताकि आपका माइंड एक्टिव रहे। ठीक, और चौथी बात ये है कि आप कभी भी जो टॉपिक पढ़ते हैं उसके बेसिस पर क्वेश्चन किया कीजिए, चाहे वो क्वेश्चन इजी ही काहे नहीं हो। हम ये नहीं बोलते हैं कि भारी वाला क्वेश्चन करो, नीट का क्वेश्चन कर लो, नीट के क्वेश्चन करवाने के लिए है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसे हम बोलने के लिए तो बोल सकते हैं कि हम आपको नीट का भी तैयारी करवा देंगे तुरंत, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको नीट का भी प्रिपरेशन करने के लिए आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना होगा, तभी आप नीट के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। वैसे नीट के स्टूडेंट को भी गाइडेंस किया है, मैंने खुद नीट दिया था, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नीट के, जिसका ये है कि सर हम बोर्ड के साथ साथ नीट का भी प्रिपरेशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारा इफोर्ट लगाना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन को डीप में समझना पड़ेगा, कंसेप्ट को सबसे ज़्यादा डीपली सोचना होगा उस पर, ठीक है। क्लास में क्वेश्चन एराइज करना होगा, आपको जो भी हम पढ़ाएंगे टॉपिक्स क्लास में वो आपको घर पे जाके बार बार रिवाइज करना होगा, और अगले क्लास के लिए आपको एकदम प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ताकि जो अगले क्लास में हम पढ़ा रहे हो उससे आपका माइंड थोड़ा क्रिएटिव बने। देखो, फॉलोवर तो सब बनता है, फॉलोवर सब बनता है, लेकिन क्रिएटिव कोई कोई बनता है। मेरा कहना ये होता है कि किसी को फॉलो करने के बदले किसी को अपने माइंड को क्रिएट करो। हमेशा सबका फॉलोवर नहीं बनना है, अपना क्रिएटर बनना है, ठीक। तो आप अगर क्रिएट करेंगे, चीज़ों को सोचेंगे, जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे उसके बारे में अगर 2-3 मिनट आप सोचेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो आपको पूरा तो सोली हम ये कह सकते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि वो चीज़ें आपको समझ में आएगी, और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगी, ठीक। हालांकि ज़्यादा ज्ञान देना वो भी ठीक नहीं है, आप लोग पढ़ते रहिए और
जो भी हम सिलेबस लिखाए हैं उसको आप एक बार देख लीजिए। हालांकि सिलेबस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी 11 से 12th में आए हैं तो फिर फ्रेश माइंड के साथ, एनर्जेटिक माइंड के साथ आप तैयारी शुरू कीजिए हमारे साथ और हमारे साथ बने रहिए। हालांकि जो चीज़ें रिजल्ट है वो मायने नहीं रखती है, आगे क्या होगा, आगे मतलब कितना अच्छा होगा ये कोई नहीं जानता है। सिर्फ इतना जानिए कि हमारे साथ आप इफ़ोर्ट्स लगाइए, तैयारी कीजिए, जम के मेहनत कीजिए और पक्का जम के मेहनत करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर ही आना है। तो इसी के साथ जो आज का वीडियो है वो एंड करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो जो होगा वो आपको अच्छा लगा होगा, सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी मिली होगी और इस तरह आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपके लिए हम पूरी जी जान के साथ आपसे लगे रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।